Hello students, class 6. Today we will read the chapter 8 in history and that is the first empire, the Mauryas. तो स्टूडेंट्स इसके बारे में इंट्रोडक्शन हम पहले भी ले चुके हैं हिस्ट्री के चैप्टर्स में कि जो फर्स्ट एम्पायर था मौर्यास का था एंड इट वाज अ वेरी ग्रेट एम्पायर. सो लेट अस स्टार्ट. द शॉक ऑफ अलेक्जेंडर द ग्रेट इन्वेशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड द स्पार्क दैट लेड टू द यूनिफिकेशन ऑफ इंडिया. अलेक्जेंडर ने जब इंडिया पर इन्वेशन किया, आक्रमण किया, तो उस टाइम जो शॉक था, क्योंकि ये आक्रमण बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था, बहुत बड़े लेवल पर किया गया था और जिसने इंडिया को एक कर दिया था, एक सूत्र में बांध दिया था. एंड इन 322 BC, शॉर्टली आफ्टर हिज डेथ इन 323 BC, अ न्यू एरा बिगन इन इंडिया. और 323 में जब अलेक्जेंडर की डेथ हुई थी, उसके बाद भारत में नई युग की शुरुआत हुई थी. इन दैट ईयर चंद्रगुप्ता मौर्य सीज द स्टेट ऑफ मगध इन द गंगा वैली. चंद्रगुप्त मौर्य ने गंगा वैली में मगध साम्राज्य को सीज किया, उस पर अपना आक्रमण करके उस पर अपना आधिपत्य किया. ओवर द नेक्स्ट 24 ईयर्स चंद्रगुप्ता मौर्य कॉन्कर्ड नदर्न इंडिया एंड फाउंडेड द मौर्य डायनेस्टी एंड मौर्यन एम्पायर. और अगले 24 सालों तक चंद्रगुप्त मौर्य ने नदर्न इंडिया के उत्तरी भारत की बहुत सारे क्षेत्रों में, बहुत सारे भागों में अपना आक्रमण करके अपना आधिपत्य जमाया और एक मौर्य साम्राज्य और मौर्य वंश की स्थापना की. नाउ ये तो था आपका चैप्टर का इंट्रोडक्शन. नाउ फ्रॉम the 4th century BC, Magad, under the inspiring leadership of the Mauryas, grew from a kingdom into empire, the first empire of the Indian subcontinent. It was called an empire because it was much larger than a kingdom and was spread over a vast area. The Mauryas controlled more land and than any previous rulers by dynasty. यानी कि मौर्यास की लीडरशिप में मगध एक बहुत बड़ा साम्राज्य बना. पहले किंगडम था, किंगडम से ये एम्पायर बना, जो कि इंडियन सबकॉन्टिनेंट का पहला एम्पायर था. इसको एम्पायर इसलिए कहते हैं क्योंकि ये बाकी सभी राज्यों से बहुत बड़ा था, काफ़ी बड़ी लैंड पर, ज़मीन तक काफ़ी दूरी तक ये फैला हुआ था. और मौर्यास के अलावा ऐसा कोई और वंश नहीं था, केवल एक मौर्यास ही ऐसा वंश था, मौर्य डिनास्टी ऐसा डिनास्टी थी जिन्होंने इतने बड़े लैंड पर शासन किया, रूल किया. और इस डिनास्टी के कौन कौन से इम्पोर्टेंट रूलर रहे हैं? चंद्रगुप्ता, बिंदुसारा एंड अशोका. अब है सोर्सेज मटेरियल, मीन्स कहाँ से इनके बारे में हमें नॉलेज मिलती है, क्या क्या सोर्सेज हैं. द लाइफ हिस्ट्री ऑफ चंद्रगुप्ता, हिज एम्पायर एंड अदर इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन आर फाउंड इन बुक इंडिका रिटन बाय मैगस्थनीज, द एम्बेसडर ऑफ सेल्यूकस टू द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्ता. यानी कि चंद्रगुप्ता के दरबार में मैगस्थनीज नाम का एक व्यक्ति था जो कि सेल्यूकस के राजदूत था. सेल्यूकस नाम का एक राजा था, उसका एम्बेसडर था. ठीक है. और जो अलेक्जेंडर था वो मकदोनिया का राजा था. तो मैगस्थनीज ने बुक लिखी थी इंडिका, जिसमें कि क्या लिखा गया था? मौर्य एम्पायर के बारे में, चंद्रगुप्ता के बारे में, उसके एम्पायर के बारे में, और जितनी भी उस टाइम पर पॉलिटिकल लाइफ थी, लोगों की सोसाइटी थी, इन सब के बारे में उसमें लिखा गया है. इसके अलावा अनादर बुक इन संस्कृत, दूसरी बुक संस्कृत में थी जिसका नाम था अर्थशास्त्र, और लिखी थी किसने? चाणक्य ने. उनको कौटिल्य भी कहा जाता है. और इस बुक में भी मौर्य साम्राज्य के टाइम के जो पॉलिटिकल इवेंट्स थे, पॉलिटिकल अरेंजमेंट्स थे, इकोनॉमी थी, मिलिट्री थी, उन सब के बारे में बताया गया है. अब हम पढ़ते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में. इन 321 BC, चंद्रगुप्त मौर्य डिफीटेड द लास्ट नंदा किंग धननंदा एंड सीज द थ्रोन ऑफ मगध. अब थ्रोन का मतलब होता है सिंहासन. 321 BC में चंद्रगुप्त मौर्य ने लास्ट जो नंद किंग थे, नंद डिनेस्टी थी, नंद वंश था, तो उसके आखिरी जो शासक थे, राजा थे धननंद, उनको हराकर मगध के सिंहासन पर अपना कब्जा कर लिया था, अपना आधिपत्य कर लिया था. देखिए, एक विष्णुगुप्त के बारे में, चाणक्य के बारे में अमेजिंग फैक्ट है कि चाणक्य का रियल नेम विष्णुगुप्त था. ठीक है. तो एक बार राजा धननंद के दरबार में उनकी इंसल्ट हो गई थी, धननंद ने उनको इंसल्ट किया था. तो चाणक्य ने नंद वंश को समाप्त करने की शपथ ली थी, कसम खाई थी. चाणक्य वाज अ टीचर एट तक्षशिला यूनिवर्सिटी एट द टाइम ऑफ अलेक्जेंडर इन्वेशन. अलेक्जेंडर ने जब भारत पर आक्रमण किया था, उस टाइम जो चाणक्य थे तक्षशिला यूनिवर्सिटी में टीचर थे. बाद में वो चंद्रगुप्त मौर्य के गाइड और मेंटर दोनों बन गए और नंद वंश को उखाड़ फेंका. चाणक्य आल्सो नोन एज कौटिल्य, चाणक्य को कौटिल्य भी कहा जाता है, प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द फाउंडेशन गवर्नेंस ऑफ द मौर्य एम्पायर. और उन्हीं के गाइडेंस में
चंद्रगुप्ता ने एक बहुत बड़े साम्राज्य की, मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। और चाणक्य ने एक बुक लिखी थी अर्थशास्त्र, अभी अभी हमने पढ़ा कि अर्थशास्त्र संस्कृत में लिखी गई थी। नाउ चाणक्य wrote a book अर्थशास्त्र which is a major source of information about Mauryan government and society। तो अर्थशास्त्र में मौर्य साम्राज्य के समय की जो गवर्नमेंट थी, उस टाइम के जो राजा थे, उन सब के बारे में लिखा गया है। Legend has it that Chanakya was thrown out by the Nanda king, whereupon he swore revenge। तो हमारे जो भी हिस्टोरियंस हैं उन्होंने बताया हमें कि जो चाणक्य का अपमान एक बार नंद वंश के दरबार में कर दिया गया था, जिसके बाद उन्होंने उनसे बदला लेने की ठान ली थी। तो मगध में क्या हुआ, चाणक्य ने एक बार एक यंग बॉय से मिले जिसका नाम चंद्रगुप्त था, और ही वॉज इम्प्रेस्ड बाय द यंग बॉय एंड देयर आफ्टर टुक हिम अंडर हिज विंग। बाद में चंद्रगुप्ता से मिलकर वो उससे बहुत इम्प्रेस हुए और उनको लगा कि ये लड़का जो है मेरी हेल्प कर सकता है धनानंद को हराने में। बाद में उन्होंने चाणक्य को अपने अंडर में लेकर, अपनी गार्जियनशिप में लेकर उसको ट्रेंड किया। चाणक्य ट्रेंड चंद्रगुप्ता अंडर हिज एक्सपर्ट गाइडेंस एंड देयर टुगेदर प्लान्ड द कॉन्क्वेस्ट ऑफ द नंद एम्पायर। चाणक्य ने उनको ट्रेंड किया, अच्छी अच्छी नॉलेज दी, शिक्षा दी, एजुकेशन दी, उनको वॉर में एक अच्छा सोल्जर भी बनाया, लड़ाइयाँ लड़ना सिखाया। तो उन्होंने बाद में दोनों ने मिलकर नंद वंश पर आक्रमण करने की योजना बनाई, प्लान किया। चंद्रगुप्ता फर्स्ट कॉन्कर्ड मगध, नेक्स्ट ही डिफीटेड सेल्यूकस निकेटर, अ जनरल ऑफ द ग्रीक किंग अलेक्जेंडर। Thereafter he tried to strengthen his control over other parts of northern India। चंद्रगुप्त ने सबसे पहले मगध पर अपना आक्रमण किया, उसको अपने आधिपत्य में लिया। इसके बाद उन्होंने अलेक्जेंडर, जो मकदूनिया के राजा थे, ग्रीक राजा थे, उनके जनरल को हराया जिसका नाम सेल्यूकस था। उसके बाद इन्होंने नदर्न इंडिया के और भी अदर पार्ट्स पर क्या किया, अपना कंट्रोल कर लिया। अब अलेक्जेंडर के बारे में देखिए क्या लिखा हुआ है। टू अलेक्जेंडर इंडिया मार्क द एंड ऑफ द नोन वर्ल्ड and he wanted to go on, but his soldiers refused। अलेक्जेंडर इंडिया पर जब उसने आक्रमण किया तो वो और आगे जाना चाहता था और उस पर अपना आक्रमण करके उसको अपने कंट्रोल में लाना चाहता था, लेकिन उसके सोल्जर्स ने आगे जाने से मना कर दिया। अब अलेक्जेंडर का जो हॉर्स था उसका नाम था बसुफेलस। वो उसी पर बैठकर क्या करता था, लड़ाइयाँ लड़ता था। तो बसुफेलस भी क्या हुआ, राजा पौरस के साथ, भारत का राजा था पौरस, तो उनके साथ युद्ध करते हुए उसका घोड़ा मारा गया। आगे है बिंदुसारा। चंद्रगुप्ता वाज सक्सेटेड बाय हिज सन बिंदुसारा। बिंदुसारा रूल्ड फ्रॉम 297 to 273 BC, an able son of an able father। He is said to have conquered 16 states and extended the Mauryan Empire greatly। चंद्रगुप्त का जो बेटा था बिंदुसार, तो उनके बाद उन्होंने ही मगध पर अपना साम्राज्य किया, अपना शासन किया, और वो भी अपने पिता की तरह एक योग्य बेटा था अपने योग्य पिता का, और उन्हीं की तरह, उन्हीं के पदचिन्हों पर चलते हुए उसने क्या किया, दूसरे 16 राज्यों को अपने कंट्रोल में किया, उन पर आक्रमण करके उनको अपने आधिपत्य में लिया, और मौर्य साम्राज्य को, जो कि ऑलरेडी बहुत ग्रेट एम्पायर था, उसको और आगे बढ़ाया। अब है अशोका द ग्रेट, ये हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन यू हैव टू रीड दिस चैप्टर। नाउ नेक्स्ट द अशोका द ग्रेट। ओके, अशोका द ग्रेट, अशोका द ग्रेट इसलिए कहते हैं क्योंकि ये बहुत महान राजा थे, ये भी like our father and grandfather। So let us came to know about him। King Ashoka came to the throne in 269 BC। राजा अशोक ने सिंहासन कब संभाला? 269 BC में संभाला। He was the most famous of the Mauryan kings। वो मौर्य साम्राज्य के फेमस राजाओं में से एक थे। अशोका इनहेरिटेड अ वास्ट किंगडम फ्रॉम हिज फादर। अशोका को अपने फादर से विरासत में एक बहुत बड़ा राज्य मिला था। He continued his father's footsteps and conquered more territories, and finally in 261 BC he attacked Kalinga। अशोका ने अपने पिता के पदचिन्हों पर चलते हुए और भी राज्यों को, टेरिटरीज को अपने राज्य में मिलाया, और 261 BC में उन्होंने कलिंग पर आक्रमण किया, अटैक किया। द कलिंगा वार वाज ए टर्निंग पॉइंट इन अशोकाज लाइफ। कलिंग का युद्ध राजा अशोक के जीवन में एक टर्निंग पॉइंट था। अशोक अटैक्ड कलिंगा एंड कॉन्कर्ड इट आफ्टर अ फियर्स बैटल। अशोका ने कलिंग पर आक्रमण किया और एक बहुत भीषण युद्ध के बाद उन्होंने इसे कॉन्कर कर लिया और अपने राज्य में मिला लिया। हियर यू कैन सी, ये जितना भी लाइट पर्पल कलर से शेडेड पार्ट है, ये पूरा मौर्यन एम्पायर है।
तो उस टाइम आप सोचिए कितना स्ट्रॉन्ग और ग्रेट एम्पायर रहा होगा। द वॉर caused large scale destruction. It was a bloody war and many thousands of soldiers and common people were killed. इस युद्ध में बहुत बड़े स्तर पर विनाश हुआ था। डिस्ट्रक्शन मीन्स विनाश, और हजारों सैनिक और आम आदमी इसमें मारे गए थे। द साइट ऑफ द बैटलफील्ड फिल्ड किंग अशोका विद हॉरर एंड डिस्मे। अब युद्ध के मैदान का जो दृश्य था उसने राजा अशोक के हृदय को डर से और घृणा से भर दिया। He vowed never to wage war again. उसने दोबारा युद्ध नहीं करने की ठान ली, शपथ ली। एंड वेरी सुन अशोका बिकेम अ बुद्धिस्ट, और जल्दी अशोका एक बुद्धिस्ट बन गया, उन्होंने बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया। Here you can see pic of बैटल ऑफ कलिंगा, कितने लोग एक दूसरे के ऊपर गिरे हुए हैं, मरे हुए हैं। He adopted the policy of ahimsa or non-violence. He was now filled with compassion and felt the need for right living. उन्होंने अहिंसा और नॉन वायलेंस की पॉलिसी को अपनाया, और अब उनका जो हर्ट था, जो दिल था उनका, वो कहता था कि अब हमें राइट लिविंग करनी चाहिए, एक सत्य जीवन के बारे में, सही तरीके से जीने के बारे में सोचना चाहिए। द ईयर आफ्टर द कलिंगा वार अशोका इज सेड टू हैव गॉन ऑन हिज फर्स्ट बुद्धिस्ट पिलग्रिमेज टू बोध गया। कलिंगा वार के कुछ समय बाद अशोका ने बोध गया में बौद्ध धर्म के पिलग्रिमेज को बुलाया, वेयर बुद्धा हैड अटेंड एनलाइटमेंट, जहाँ पर कि उसमें महात्मा बुद्ध को ज्ञान मिला था। इसके बाद अशोका धम्मा। धम्मा क्या होते हैं? द वर्ड धम्मा वॉज डिराइव फ्रॉम द संस्कृत वर्ड धर्मा। धम्मा शब्द संस्कृत के शब्द धर्मा से उत्पन्न हुआ है। मीनिंग रिलीजियस ड्यूटी, जिसका मतलब है धार्मिक कर्तव्य। यानी कि धम्मा में क्या क्या बातें कही गई हैं, हमारे धर्म से रिलेटेड, हमारे रिलीजन से रिलेटेड बातें कही गई कि हमको क्या क्या ड्यूटीज करनी चाहिए। आफ्टर द वार अशोका बिकेम ए फॉलोवर बुद्धिज्म एंड बिगेन टू प्रीच दिस रिलीजन। युद्ध के बाद अशोका बुद्ध धर्म का अनुयायी बन गया, फॉलोवर बन गया, और उसने बिगेन टू प्रीच दिस रिलीजन, इस धर्म को फैलाने का काम किया। इट्स मेन प्रिंसिपल वर, अब बुद्ध धर्म के मेन प्रिंसिपल क्या थे, सिद्धांत क्या थे, जिनको कि धम्मा कहा गया है। देखो धम्मा में क्या क्या बातें कही गई हैं। टू फॉलो द पाथ ऑफ अहिंसा एंड नॉन वायलेंस। अहिंसा यानी कि अहिंसा के रास्ते को चुनना, उसका अनुसरण करना, फॉलो करना। पीपल शुड रेस्पेक्ट देयर एल्डर्स एंड देयर अदर रिलीजन्स। लोगों को अपने से बड़ों और दूसरे धर्मों का सम्मान करना चाहिए, रेस्पेक्ट करना चाहिए। पीपल शुड लिव इन पीस एंड हार्मनी। लोगों को शांति और प्रेम से रहना चाहिए, सद्भाव से, भाईचारे से। मास्टर्स शुड बी काइंड टू देयर सर्वेंट्स। और मालिकों को अपने नौकरों के प्रति दयालु रहना चाहिए। द पुअर एंड द डिसेबल्ड शुड बी गिवन स्पेशल कंसिडरेशन। और जो गरीब और असहाय लोग हैं, अपंग लोग हैं, दिव्यांग हैं, उन्हें हमें स्पेशल कंसिडरेशन के साथ रखना चाहिए, उन पर विशेष ध्यान देना चाहिए। ऑन द होल, while praising his Dhamma, Ashoka wished that his subject aspired to lead a pure and simple life, keeping away from sins like greed, pride, hatred and jealousy. धम्मा को प्राप्त करने के बाद अशोका की इच्छा थी कि उसके जो लोग हैं, उसके प्रजा के जो लोग हैं, वो भी एक शुद्ध और सादा जिंदगी को जिए और किसी भी तरह के अपराध, सिन यानी अपराध, क्राइम, उनसे दूर रहे। अपराध क्या क्या माने गए हैं? ग्रीड यानी लालच, प्राइड यानी घमंड, गर्व, हैट्रेड मीन्स दूसरों से घृणा करना, जेलसी मीन्स दूसरों से जलन रखना, ईर्ष्या द्वेष का भाव रखना। ये सब भी क्राइम है। जरूरी नहीं किसी को मारना पीटना ही क्राइम होता है, यानी ये सब चीजें भी क्राइम में आती हैं। एम्परर अशोका वाज नोन एज देवनाम पियादासी। अशोका का जो नेम था उसको देवनाम पियादासी के नाम से भी जाना जाता है, जिसका मतलब है बिलव्ड ऑफ गॉड एंड वन हु इज ब्लेस्ड, यानी भगवान का प्यारा और जिस पर कि भगवान का आशीर्वाद है। ही एड्रेस हिज पीपल एज हिज चिल्ड्रन। वो अपनी प्रजा को अपनी संतान के समान ही मानता था। वेलफेयर मेजर्स, अब उसने लोगों के वेलफेयर के लिए क्या क्या काम किए। अशोका रिगार्डेड हिज सब्जेक्ट एज ए चिल्ड्रन। अब क्योंकि अशोका जैसे अपनी प्रजा को अपने बच्चों की तरह ही मानता था। एंड अंडरटुक मैनी वेलफेयर मेजर्स फॉर देयर बेनिफिट, और उनके बेनिफिट के लिए, उनके भलाई के लिए बहुत सारे काम उसने किए। जैसे देखो क्या क्या किया। अशोका बिल्ट गुड रोड्स एंड प्लांटेड ट्रीज ऑन बोथ साइड्स ऑफ रोड। Along the roads, he constructed rest houses where travelers could rest. यानी इसने रोड्स बनवाए अच्छे अच्छे, रोड के दोनों साइड में पेड़ पौधे लगवाए, और पेड़ पौधे लगाने के साथ साथ ही उसने रेस्ट हाउसेस बनवाए। जैसे हम देते हैं ना, होटल होते हैं रोड के साइड में बने हुए, तो इस तरह की होटल्स और रेस्ट हाउसेस बनवाए जिन पे कि जो भी ट्रैवलर्स थे वो आराम कर सकते थे। ए लार्ज नंबर ऑफ वेल्स वर डग। अशोका ऑल्सो बिल्ट मैनी हॉस्पिटल्स बोथ फॉर पीपल एंड एनिमल। उसने कुएं खुदवाए
लोगों के लिए और एनिमल्स दोनों के लिए हॉस्पिटल बनवाए। ही रेगुलरली वेंट ऑन टूर एंड ट्राइड टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ हिज सब्जेक्ट्स, और वो कई बार टूर भी करता था, यानी कि घूमता भी था अपने राज्य में, जिससे लोगों की प्रॉब्लम्स को वो पता लगा सके। ही डिड हिज बेस्ट टू एंश्योर दैट द पीपल ऑफ हिज एम्पायर वर हैप्पी, और वो जितना अच्छा वो कर सकता था उतना वो करता था, और ये एंश्योर रहता था, वो उसको श्योरिटी रहती थी कि मेरी प्रजा में कोई भी परेशान नहीं है, यानी कि इतना वो काम करता था। श्योरिटी तभी आती है ना जब हम किसी के लिए अच्छे काम करते हैं और उसकी टेक केयर करते हैं। बिल्कुल हम ये देखते हैं कि हम जो भी पॉलिसी बना रहे हैं, अच्छी पॉलिसी बना रहे हैं, लोगों के लिए हमने कोई काम करवाया तो लोगों के काम आ रहा है कि नहीं। स्प्रेड ऑफ धम्मा, अब धम्मा का कैसे कैसे फैला, देखो अशोका ने इसको सबसे ज़्यादा उसमें काम किया बुद्ध धर्म को फैलाने में। इन ऑर्डर टू स्प्रेड धम्मा एम्परर अशोका टुक मैनी मेजर्स, कौन कौन से मेजर्स किए। ही लेड एग्जाम्पल्स बाय हिमसेल्फ फॉलोइंग द प्रिंसिपल्स ऑफ धम्मा, सबसे पहले उसने अपना ही एग्जाम्पल प्रस्तुत किया लोगों के सामने कि देखो मैं भी धम्मा को मानता हूँ, उसके प्रिंसिपल्स को मानता हूँ, उनको फॉलो करता हूँ, तो आपको भी ऐसे ही करना चाहिए। ही बिकेम ए वेजिटेरियन, गैव अप हंटिंग, उसने शिकार करना छोड़ दिया और एक शाकाहारी इंसान बन गया, उसने मांसाहार करना छोड़ दिया। ही एनग्रेव्ड हिज टीचिंग्स ऑन एडिक्ट्स, उनकी शिक्षाओं को, अशोका ने अपनी शिक्षाओं को, बुद्ध धर्म की शिक्षाओं को एडिक्ट्स और इंस्क्रिप्शन की फॉर्म में छपवाया, और जिससे कि सभी लोग उसको पढ़ सके और फॉलो कर सके। ही सेंट मैसेंजर्स टू स्प्रेड आइडियाज अबाउट धम्मा एंड बुद्धिज्म टू डिफरेंट कंट्रीज सच एज ग्रीस, इजिप्ट, सीरिया एंड श्रीलंका। ही सेंट हिज सन महेंद्र एंड डॉटर संघमित्रा टू श्रीलंका टू स्प्रेड द मैसेज ऑफ बुद्धिज्म, मीन्स कि उसने बुद्ध धर्म को विश्व के और देशों में फैलाने के लिए कहाँ कहाँ फैलाया, ग्रीस में, इजिप्ट में, सीरिया में, श्रीलंका में। उसने अपने बेटे को, उसके बेटे का नाम था महेंद्र और बेटी का नाम था संघमित्रा, तो अपने बच्चों को उसने श्रीलंका में भेजा बुद्ध धर्म के संदेश को फैलाने के लिए। अब देखिए ये मैंने अंडरलाइन करवाया है, आपको भी करना है। एम्परर अशोका इज कंसिडर्ड एज द फाउंडर ऑफ महाबोधि टेम्पल एट बोध गया। बोध गया में, बिहार के बोध गया में महाबोधि टेम्पल है, जिसके फाउंडर किसको माना जाता है, एम्परर अशोका को माना जाता है। He built roads and rest houses and dug wells. He arranged for medical treatment for both humans and animals. ये हम पढ़ चुके हैं अभी। The Mauryan administration, अब Mauryans का एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था। The Mauryan administration was a totalitarian one, like the monarch had absolute powers. ये मोनार्क टाइप का था जिसमें कि जो राजा होता है उसके पास सारी पावर्स होती हैं, ठीक है। We get to know about the nature of administration during Mauryan times from the edicts of Ashoka, Megasthenes Indica एंड द अर्थशास्त्र ऑफ कौटिल्य। तो मौर्य साम्राज्य के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में हमको कैसे पता लगता है, मेन 3 चीज़ें हैं। एक तो अशोका के जो एडिक्ट्स जिस पर कि उसने लिखवाया, ठीक है, दूसरा मेगास्थनीज की लिखी हुई इंडिका बुक, और तीसरा कौटिल्य की लिखी हुई अर्थशास्त्र की बुक। अध्यक्ष यानी कि सुपरिंटेंडेंट, युक्ताज यानी कि सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स, प्रादेशिकाज यानी प्रोविंशियल ऑफिसर्स, एंड रज्जुकाज मीन्स डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स। वो रेस्पॉन्सिबल फॉर ए वेराइटी ऑफ ड्यूटी इंक्लूडिंग द कलेक्शन ऑफ टैक्सेस एंड रेवेन्यूज, यानी इन सभी लोगों को, इन सभी ऑफिसर्स को अशोका ने अलग अलग ड्यूटीज़ दे रखी थी, अलग अलग एरियाज़ दे रखे थे, और ये अपने एरियाज़ के लिए, अपने ड्यूटीज़ को कंप्लीट करने के लिए रेस्पॉन्सिबल थे। इसके अलावा टैक्सेस और रेवेन्यू भी कलेक्ट करते थे। किंग एंड हिज मिनिस्टर्स, द किंग हैड सुप्रीम पावर बट ही डिड नॉट यूज हिज पावर थॉटलेसली। राजा के पास हालांकि सुप्रीम पावर्स होती थी, सबसे ज़्यादा पावर्स उसी के पास थी, लेकिन बिना सोचे विचारे वो उन पावर्स का यूज़ नहीं कर सकता था। ही एक्टेड अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ धम्मास, वो धम्मास के रूल्स के अकॉर्डिंग ही, उसके सिद्धांतों के अनुसार ही काम करता था। ही वॉज एडवाइज बाय ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कॉल्ड द मंत्री परिषद, उसके पास एडवाइस करने के लिए मिनिस्टर्स की काउंसिल थी जिसको मंत्री परिषद कहा जाता था। द गवर्नमेंट वॉज डिवाइडेड इंटू वेरियस डिपार्टमेंट सच एज रेवेन्यू, इंडस्ट्री, ट्रेजरी, सिक्योरिटी एटसेट्रा, यानी गवर्नमेंट में सारे अलग डिपार्टमेंट्स बनाए गए थे, और ये डिपार्टमेंट आज भी होते हैं, हमारे आज के जो गवर्नमेंट है उसमें भी हैं। इस डिपार्टमेंट वॉज लुक्ड आफ्टर बाय द ऑफिशियल्स अपॉइंटेड बाय द किंग, और हर डिपार्टमेंट का एक ऑफिशियल हुआ करता था जिसको कि राजा अपॉइंट करता था। सिंस द एम्पायर वॉज वेरी लार्ज, डिफरेंट पार्ट्स वर रूल्ड डिफरेंटली। अब क्योंकि जो एम्पायर था अशोका का, मौर्यन एम्पायर बहुत बड़ा था, तो इसीलिए अलग अलग पार्ट्स को रूल करने के लिए अलग अलग ऑफिशियल्स अपॉइंट किए गए थे, अलग अलग तरीके से वो रूल्ड होता था। अब जैसे विलेजेस इन द मौर्यन एम्पायर, द विलेजेस वाज द लोवेस्ट यूनिट। विलेजर्स असिस्ट गवर्नमेंट ऑफिशियल्स इन मार्किंग द विलेज बाउंड्रीज। जो मौर्यन प्रशासन था उसमें जो विलेज थे वो सबसे छोटी यूनिट थे,
और जो गांव के लोग थे वो किस किस को, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को किस किस काम में असिस्ट करते थे, विलेज की बाउंड्रीज बनाने में, मेंटेनिंग लैंड रिकॉर्ड्स को मेंटेन करने में और टैक्सेस कलेक्ट करने में। ईच विलेज हैड ए हेडमैन हु वाज चूजन बाय द विलेजर्स देमसेल्फ। हर गांव का एक हेडमैन होता था जिसको कि गांव के लोग, ग्रामीण जो थे, खुद ही चूज करते थे। ए नंबर ऑफ विलेजेस मेड अप ए डिस्ट्रिक्ट। अब कुछ गांव को मिलाकर डिस्ट्रिक्ट बनाया जाता था। अब हम पढ़ेंगे पाटलिपुत्र के बारे में। पाटलिपुत्र का मॉडर्न नेम है पटना और ये मौर्य साम्राज्य की, मौर्यन एम्पायर की कैपिटल हुआ करती थी और इसके चारों तरफ बहुत ही हाई वॉल्स थी और जिस पर कि मोट और वॉच टावर्स बने हुए थे। द किंग लिव्ड इन द पैलेस। राजा पैलेस में रहा करता था। अब इस मौर्यन एम्पायर के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए देखो, शहर को, सिटी को 6 पार्ट में, 6 कमिटीज में डिवाइड किया गया था। फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द सिटी देयर वर 6 कमिटीज फॉर द पर्पज ऑफ। अभी 6 कमिटीज क्या काम करती थी? ट्रेड एंड कॉमर्स, पब्लिक यूटिलिटी यानी कि व्यापार का काम देखती थी एक समिति, तो देश के अंदर होने वाला व्यापार है, देश का दूसरे देशों के साथ जो व्यापार है उसको देखना, पब्लिक यूटिलिटी यानी लोगों की सुविधाओं के काम देखना, रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ्स यानी उस समय भी जन्म और मृत्यु के जो थे रजिस्ट्रेशन किए जाते थे, आज भी किए जाते हैं लेकिन अभी भी कुछ लोग नहीं करवाते हैं, बट ये करवाना चाहिए, कंपलसरी है और ये हमारे काम भी आते हैं। केयर ऑफ फॉरेनर्स, विदेशी जो लोग आया करते थे उनका ध्यान रखना, सैनिटेशन, साफ सफाई, स्वच्छता, कलेक्शन ऑफ एक्साइज एंड कस्टम ड्यूटीज यानी जो भी सामान बाहर से आता था या बाहर ले जाया जाता था उनके ऊपर अलग से टैक्स लगाना, उनका जो भी कस्टम ड्यूटीज होती है उन सबको देखना। देयर वाज ए सोफिस्टिकेटेड सिविल सर्विसेज विच सुपरवाइज मैटर्स रेंजिंग फ्रॉम पब्लिक वेलफेयर टू फॉरेन ट्रेड। इसके अलावा सिविल सर्विस भी हुआ करती थी जो कि पब्लिक वेलफेयर से लेकर विदेशों के व्यापार तक सारा काम देखती थी। सोसाइटी किस तरह की थी? द वर्ण सिस्टम वाज फॉलोड स्ट्रिक्टली। अब 4 वर्ण जो हमको पता है, ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र, ये सब थे, 4 वर्ण सिस्टम था, तो ये बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाता था। और कौटिल्य ने तो क्या किया था कि कौटिल्य प्रेस्क्राइब डिफरेंट लॉज फॉर डिफरेंट कास्ट। कौटिल्य ने ये कहा कि हर कास्ट के लिए अलग अलग रूल्स होने चाहिए, लॉज, कानून होने चाहिए। द लॉज जनरली फेवर द अपर कास्ट, और ऊंची जाति के जो लोग थे ज़्यादातर कानून उन्हीं को फेवर करते थे। वुमेन एंजॉयड ग्रेटर राइट्स देन दे डिड फॉर सेंचुरीज आफ्टरवर्ड। वुमेन को भी बहुत अधिकार मिले हुए थे जिनको कि उन्होंने लास्ट तक काफ़ी एंजॉय किया। एंजॉय का मतलब उनका यूज़ किया और अपनी पोजीशन को अपनी सोसाइटी में स्टेबल किया। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन सीम्स टू हैव बीन ऑफ ग्रेट कंसर्न फॉर द मौर्यंस। In fact, Kautilya warns against damaging plants and trees in city parks, sanctuaries, holy places and cremation grounds, particularly those who that bear flowers, fruits or provide shade. ठीक है, तो कौटिल्य ने यानी मौर्य साम्राज्य में ये था कि कोई भी प्लांट्स को, ट्रीज को डैमेज नहीं करेगा, चाहे वो पेड़ पौधे कहीं भी लगे हों। खासतौर से जो फ्लावर्स के थे, फ्रूट्स के थे, छायादार पौधे थे, पेड़ थे, उनको डैमेज नहीं करना है, ऐसा कहा गया था। चाहे वो मंदिर में लगे हों, किसी पब्लिक पार्क में लगे हों, कहीं सेंचुरी में लगे हों, कहीं भी लगे हों, इवन चाहे घर के बाहर ही लगे हों, आप उनको नष्ट नहीं कर सकते। और इसके अलावा फाइन्स वर इम्पोज फॉर यूनेटिंग नियर हॉली प्लेसेस, वाटर रिजर्वायर्स, टेम्पल एंड रॉयल बिल्डिंग्स। और जो भी लोग पवित्र जगहों, वाटर रिजर्वायर जैसे डैम हो गए, रिवर, पॉन्ड, लेक्स हो गए, टेम्पल्स हो गए, रॉयल बिल्डिंग्स हो गए, इनके आसपास यदि कोई भी यूरिन करता था तो उसको फाइन देना पड़ता था। Art and architecture. Many monolithic pillars were erected by Ashoka and each had inscription on it. अशोका ने बहुत सारे पिलर्स के ऊपर क्या किया? एडिक्ट्स लिखवाए, बौद्ध धर्म के शिक्षाएं लिखवाई, टीचिंग्स लिखवाई। द फेमस पिलर एट सारनाथ हैज 4 लायंस सिटिंग बैक टू बैक एंड फेसिंग द 4 डायरेक्शन। सारनाथ यानी वाराणसी में जो सारनाथ जगह है वहाँ पर पिलर्स हैं, वो बहुत फेमस है। उस पर 4 लाइन्स हैं जो एक दूसरे की तरफ बैक करके बैठे हैं, 4 दिशाओं को शो कर रहे हैं, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट एंड साउथ। बिलो ईच लाइन इज अ व्हील और चरखा। हर लाइन के नीचे एक व्हील यानी कि चरखा है। द लाइन कैपिटल इज नाउ द नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया। और इस लाइन कैपिटल को, यानी कि कौन सी लाइन कैपिटल, देखो एक लाइन और उसके नीचे जो चरखा बना होता है, इसको अब अपना नेशनल एम्बलम बनाया गया है। द स्तूपास वर बिल्ट टू होल्ड द रैलिक्स ऑफ बुद्धा। स्तूपा भी बनाए गए जिन पे कि बुद्धास की जो रैलिक्स थी वो लिखी गई थी, बनाई गई थी। किंग अशोका ऑल्सो बिल्ट विहाराज विच वेयर द मोनेस्ट्रीज वेयर द बुद्धिस्ट मॉन्क्स यूज्ड टू स्टे। इसके अलावा अशोका ने विहार बनवाए, विहार यानी मोनेस्ट्रीज, जहाँ पर कि जो बुद्धिस्ट मॉन्क्स थे, मैन विमेन दोनों रुक सकते थे। मिलिट्री पावर। अब मिलिट्री पावर कैसी थी?
द मौर्यन आर्मी वॉज मैसिव एंड वॉज कमांडेड बाय द सेनापति। अब क्योंकि मौर्य जो एम्पायर था काफ़ी बड़ा था, बहुत बिग था, तो उसको टेक केयर करने के लिए आर्मी भी बड़ी चाहिए, तो इसकी आर्मी बहुत बड़ी थी और सेनापति इसको कमांड करता था। अकॉर्डिंग टू वन सोर्स, चंद्रगुप्ता हैड एन आर्मी ऑफ 6 lakhs। अब किन्हीं सोर्स से पता लगा कि भाई जो चंद्रगुप्ता के पास करीबन 6 lakhs की सोल्जर्स की आर्मी थी। सोल्जर्स वर वेल ट्रेंड एंड वेल इक्विप्ड। द आर्मी हैड 6 ब्रांचेस, कैवलरी, इन्फेंट्री, चैरियट्स, एलिफेंट्स, ट्रांसपोर्ट एंड नेवी। तो ये जो 6 लाख सैनिक थे इसके, वो उनको बहुत अच्छी ट्रेनिंग दी गई होती थी। इनके पास सारे अस्त्र शस्त्र, गन्स वगैरह सब होती थी। कैवलरी, इन्फेंट्री, इनके अस्त्र शस्त्र से रिलेटेड जो भी हैं वो ब्रांचेस हैं। चैरियट्स जो रथ हुआ करते थे, एलिफेंट्स, ट्रांसपोर्ट एंड नेवी यानी कि पानी पर सुरक्षा करने वाली आर्मी। ठीक है। देयर वर ऑल्सो सीक्रेट एजेंट्स हु इन्फॉर्म द मोनार्क ऑफ हैपनिंग्स इन द स्टेट। इसके अलावा सीक्रेट एजेंट्स भी हुआ करते थे। सीक्रेट एजेंट्स का मतलब जासूस, जो कि राजा को स्टेट में होने वाली सभी घटनाओं के बारे में बताते थे। कौटिल्य इवन रिकमेंडेड हैविंग सीक्रेट स्पाइस टू स्पाई ऑन सीक्रेट एजेंट्स। कौटिल्य ने तो यहाँ तक बोला था कि जो सीक्रेट एजेंट्स होते हैं ना, इनको भी देखने के लिए, इनकी जासूसी करने के लिए भी जासूस होने चाहिए, ताकि वो हमें कहीं गलत न्यूज़ ना दे सकें। रेवेन्यू, द इनकम फॉर द एम्पायर केम थ्रू टैक्सेस विच वर बोथ इन कैश एंड काइंड लाइव ऑन लैंड होल्डिंग एंड ट्रेड। टैक्स कलेक्शन वॉज वेरी स्ट्रिक्ट। अब रेवेन्यू यानी कि गवर्नमेंट को इनकम किससे होती है? टैक्स लगाने से होती है। लोगों से टैक्स लिए जाते थे जिससे कि गवर्नमेंट को इनकम होती थी। ठीक है। अब नाउ डेक्लाइन ऑफ मौर्यास। मौर्यास का डेक्लाइन यानी पतन कैसे हुआ? आफ्टर द डेथ ऑफ अशोका इन 232 BC, सेंट्रल कमांड फ्रॉम पाटलिपुत्र वीकेंड। अशोका के मृत्यु के बाद 232 BC में पाटलिपुत्र के आसपास की जो सेना थी वो कमजोर पड़ गई। द लेटर रूलर डिड नॉट हैव acumen and leadership skills of their predecessors and they were weak। अब बाद में जो राजा जितने भी हुए अशोका के बाद में, वो इतने स्ट्रांग नहीं थे कि इतने बड़े राज्य को संभाल सकें। अब नेचुरली जब राजा कमजोर होगा तो उसके ऊपर क्या होगा? उसकी प्रजा क्या करेगी? उसके ऊपर हावी हो जाएगी। आसपास के जो दूसरे राजा हैं वो उसके ऊपर हावी हो जाएंगे। सच अ बिग एम्पायर बिकेम डिफिकल्ट टू बी मैनेज। अब इतने बड़े राज्य को संभालना वास्तव में डिफिकल्ट हो गया। एज द नेटवर्क ऑफ रोड्स वॉज डैमेज बाय फ्लड्स, क्योंकि बाढ़ में जो रोड थे वो सब डैमेज हो गए थे। द स्टेट बिकेम फाइनेंशियली वीक एंड द एडमिनिस्ट्रेशन फेल टू कलेक्ट रेवेन्यू। अब लोगों से टैक्स कलेक्ट करना मुश्किल, लोगों ने कम हो गया, देते नहीं थे, क्योंकि जब राजा कमजोर है तो प्रजा अपनी मनमानी तो करेगी। इससे जो फाइनेंशियल कंडीशन थी मौर्य एम्पायर की वो कमजोर हो गई। प्रोविंसेस स्टार्टेड disintegrated and in 185 BC the Mauryan dynasty came to an end। अब इस तरह जब धीरे धीरे सारी जो मौर्य एम्पायर था कमजोर होता गया तो 185 BC में पूरा मौर्य एम्पायर खत्म हो गया। द फाइनल ब्लो वाज गिवन बाय द सुंगास हु टुक ओवर द थ्रोन ऑफ मगध फ्रॉम द मौर्यास। इसके बाद क्या हुआ? जो सुंग वंश था उन्होंने मौर्य एम्पायर को क्या किया? कॉन्कर्ड कर लिया, उस पर अपना आधिपत्य जमा लिया। और 185 BC में जो लास्ट मौर्य एम्पायर था, कौन था वो? बृहद्रथ वाज असैसिनेटेड बाय हिज कमांडर इन चीफ। उसको उसके कमांडर इन चीफ ने ही क्या कर दिया? मार दिया। पुष्यमित्रा सिंगा हु लेटर लेड द फाउंडेशन ऑफ द सुंगा डिनास्टी। और उसको मारने के बाद में पुष्यमित्रा सुंगा ने सुंगा डिनास्टी की फाउंडेशन रखी। ठीक है। तो ये अपना चैप्टर था। तो वन टाइम यू हैव टू रीड दिस चैप्टर एंड अंडरस्टैंड इट।